हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम हमारे सिलेबस के लेसन नंबर 10 की चर्चा कर रहे थे। परिवहन एवं संचार से संबंधित ये लेसन था, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप चलते हुए परिवहन के तमाम प्रकारों की जानकारी हासिल कर ली थी। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन के साथ साथ हमने जल परिवहन और वायु परिवहन का भी अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम हमारे नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, जो लेसन नंबर 11 से संबंधित है और जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। व्यापार तृतीय क्षेत्रकों से संबंधित है। यह तृतीय क्षेत्र क्या है, इसकी चर्चा तो हम शुरुआती वीडियो में ही कर चुके थे काफी समय पहले, लेकिन फिर भी एक बार पुनः बताना चाहूंगा। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक। हालांकि हमारे सिलेबस में 5 प्रकार के दिए गए हैं। तृतीय क्षेत्र को उपभाग दे दिए, उप विभाजित कर दिया गया है और अधिक तो चतुर्थक और पंचम क्षेत्र बने। अन्यथा मुख्यतः 3 प्रकार के ही क्षेत्र होते हैं, जिसमें पहला था प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में उन कार्यों को शामिल किया जाता है। यह परिभाषा बहुत पहले पढ़ चुके हैं। प्राथमिक क्षेत्र में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कृषि, खनन, आखेट। ये सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और पिछली वीडियो में हम खनन, आखेट और कृषि के तमाम प्रकार का अध्ययन कर चुके थे। वहीं सेकंड क्रम आता था द्वितीय व्यवसाय का, द्वितीय क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन कर देते हैं, विनिर्माण कर देते हैं। याद कीजिए, विनिर्माण उद्योग वाला टॉपिक, जिसमें प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं का हो गया रूप परिवर्तन। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये रूप परिवर्तन हुआ है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में था। और तृतीय क्षेत्र में उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो किसी वस्तु या किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, अपितु सेवा प्रदान करते हैं। जैसे परिवहन, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, ये उसी में है। और पिछले टॉपिक हम परिवहन संचार से संबंधित पढ़कर आए हैं, तो परिवहन संचार से संबंधित ही अगला टॉपिक व्यापार, क्योंकि व्यापार करने में परिवहन और संचार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बिना परिवहन और संचार के व्यापार काफी पीछे चला जाता है। आप अनुमान लगा लीजिए और कल्पना करिए इस बात की कि परिवहन है ही नहीं, परिवहन का कोई साधन नहीं है। सड़क परिवहन नहीं, रेल परिवहन नहीं, वायु परिवहन नहीं, जल परिवहन नहीं, कोई परिवहन
और संचार से संबंधित कोई तत्व नहीं, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, कुछ भी नहीं, तो व्यापार कितना पीछे चला जाएगा। आज आधे से ज्यादा व्यापार ऑनलाइन हो रहा है। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। विभिन्न ऐसी कंपनियां आ चुकी हैं जो ऑनलाइन आपको वस्तुएं उपलब्ध करा रही हैं। घर बैठे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे बेड पर बैठे बैठे वस्तुओं को देखिए, ऑर्डर कीजिए, पेमेंट कीजिए, वस्तु आपके घर पर है। तो ये सब पॉसिबल हो रहा है संचार के माध्यम से। तो संचार और परिवहन व्यापार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को पढ़ने से पहले आवश्यक होगा व्यापार शब्द को जानना। व्यापार शब्द से आशय वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन करना, आदान प्रदान करना ही व्यापार कहलाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन करना, आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है। हम किसी से कोई वस्तु ले रहे हैं, बदले में उसे कुछ दे रहे हैं। अब वो कुछ देने का मतलब क्या है? वो कुछ जो वस्तु के मूल्य के बराबर हो उसकी भरपाई करता हो। या तो मुद्रा दे रहे हो या वस्तु दे रहे हो, मतलब उससे नहीं है, क्योंकि प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। जो वस्तु के बदले वस्तु दिया करते थे, उसमें अनाज के बदले अनाज, अनाज के बदले कपड़े, कपड़े के बदले बर्तन, इस प्रकार के वस्तुओं का लेन देन होता था। तो जहां लेन देन है, जहां आदान प्रदान है, वही क्या है? व्यापार। तो व्यापार की परिभाषा को अगर देखें, वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान या लेन देन करना ही व्यापार कहलाता है। व्यापार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हमारा टॉपिक है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समझने से पहले जरूरी होगा कि राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आज। राष्ट्रीय व्यापार नाम के अकॉर्डिंगली एक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर होने वाला व्यापार राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। एक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर होने वाला व्यापार राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो वहीं दो देशों की सीमाओं में या दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। एक देश के अंदर हो रहा है वो तो राष्ट्रीय है, और दो देशों के मध्य हो रहा है वो अंतरराष्ट्रीय है। देखें जरा, एक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर होने वाला व्यापार राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। पहले हम राष्ट्रीय समझ लें, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय वापस जाएंगे। राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत
वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। यहां होता है वस्तुओं का आदान प्रदान। अर्थात आदान प्रदान तो यहां भी होता है, लेन देन तो यहां भी होती है, लेकिन यहां कुछ और कहते हैं आदान प्रदान को। क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। तो यहां वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी पूंजी की प्राप्ति नहीं होती। स्वाभाविक सी बात है कि जब राष्ट्र की सीमाओं के भीतर हम व्यापार कर रहे हैं तो विदेशी पूंजी हमें कहां से प्राप्त होगी। विदेशी पूंजी तो तब प्राप्त होगी जब दूसरे देशों से व्यापार किया जा रहा है। यहां हम हमारे देश की सीमाओं के भीतर व्यापार कर रहे हैं तो विदेशी पूंजी की प्राप्ति नहीं होती। और नंबर 4, यह व्यापार लघु स्तर पर होता है। अभी हम इसको दोबारा समझेंगे विस्तार से, दोनों टॉपिकों को एक साथ मिलाते हुए। यह व्यापार लघु स्तर पर होता है। राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो छोटे पैमाने पर होता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अगर हम बात करें तो जरा इसको भी समझ लें। इसके अकॉर्डिंगली कि जहां राष्ट्रीय व्यापार एक राष्ट्र की सीमाओं के भीतर होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होता है। यहां वस्तुओं का, जैसे मैंने कहा था, आदान प्रदान तो होगा, लेकिन उसे आदान प्रदान ना कहकर उसका स्वरूप बदलते हैं और कहा जाता है आयात और निर्यात। चीज वही है, वस्तुएं ली जाएंगी, दी जाएंगी, पूंजी दी जाएगी, पूंजी दी जाएगी, लेकिन सिर्फ इसको आयात और निर्यात कह देते हैं दूसरे देशों के लिए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा नाम कि दूसरे देशों से हम कुछ वस्तु मंगवा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, भेज रहे हैं तो निर्यात कर रहे हैं। वही बात है, आयात मतलब खरीदना, निर्यात मतलब बेचना, तो बात वही है, लेकिन यहां पर आदान प्रदान कह देते हैं और यहां पर इसे आयात निर्यात कहा जाता है। वहीं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत विदेशी पूंजी की हमें प्राप्ति होती है। स्वाभाविक है, दूसरे देशों से व्यापार करेंगे, आप अपनी कोई वस्तु जापान को बेच रहे हैं तो जापान जापानी मुद्रा हमें देगा। और ये फैक्ट जाने, इस चीज को समझे, एक वह देश विकसित अवस्था में होता है जिसके पास विदेशी पूंजी का भंडार होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा विदेशी पूंजी है वह दूसरे देशों से उतना ही ज्यादा व्यापार कर सकता है। मान लीजिए हमें रूस से कोई वस्तु खरीदनी है, समझे बात को, रूस से हमें कोई वस्तु खरीदनी है तो हमें रूसी मुद्रा उसे देनी होगी। रूसी मुद्रा का भंडार हमारे पास है तो हम आसानी से रूस से कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय व्यापार से विदेशी पूंजी की क्या होगी, प्राप्ति होती है। वहीं यह व्यापार लघु स्तर पर होता है, राष्ट्रीय, जबकि यह व्यापार बृहत स्तर पर होता है। बृहत मतलब बड़े स्तर पर। जैसे मान लीजिए आपको जापान का कोई बिस्किट पसंद है कि भैया मैं तो जापान का बिस्किट खाऊंगा, मुझे तो जापान का बिस्किट ही खाना है। आप यहां से प्लेन में उड़ान भरकर गए, जापान पहुंच गए, वहां से एक बिस्किट का पैकेट लिया 5-10 रुपए का जो भी है और लेकर आ गए। क्या पॉसिबल है? नहीं।
अगर आपको जापान के बिस्किट पसंद भी है और आप उन्हें लेने भी जा रहे हैं तो एक या दो बिस्कुट नहीं, हो सकता पूरा कार्टन भरकर लेकर आए। लेकिन यदि आपको भारत में ही बिस्किट खाना है तो पास की दुकान पर जाओगे, 5 रुपए दोगे, बिस्किट का पैकेट खरीद लोगे। तो यहाँ जो व्यापार हुआ है वो छोटे पैमाने पर हुआ है, क्योंकि वहां जो व्यापार हुआ है वो बड़े पैमाने पर हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार बृहद स्तर पर होता है, जबकि राष्ट्रीय व्यापार लघु स्तर पर होता है। राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी पूंजी की प्राप्ति नहीं होती, जबकि इसमें विदेशी पूंजी की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जबकि यहाँ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। और राष्ट्रीय व्यापार एक देश की सीमाओं के भीतर होता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य किया जाता है। आज के इतना ही काफी है। आगामी वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके लाभ और हानि के बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा कुछ विदेशी संस्थाएं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं, उनके द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों का भी अध्ययन करेंगे। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।